ICIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। तो आज के टॉपिक में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से अपने क्षमता के बल पर, अपने शक्ति के बल पर, अपने प्रतिभा के बल पर किस तरह से फ्रांस में अपना एक अद्भुत स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया अपने आप को, और इस तरह से फ्रांस को एक नई दिशा प्रदान किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम सेनापतियों में से एक था। इसके संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस विषय वस्तु को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो उदय हुआ फ्रांस में, वो किस रूप में हुआ, किस तरह से अपनी क्षमता के बल पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। सबसे पहले उसके स्थिति को जानेंगे। विश्व इतिहास में वह महान सेनापतियों में से एक था। तो महान सेनापतियों में से उसका स्थान है इतिहास में, उसका अद्वितीय स्थान है, क्योंकि उसकी उपलब्धियां, उसके कार्य फ्रांस में उसको चरम पर ले जाते हैं उसके उपलब्धियों के कारण, और इसी के कारण वो विश्व इतिहास में गौरवपूर्ण सेनापति के रूप में ख्यात लब्ध व्यक्ति है। तो इस तरह से महान सेनापतियों में से एक था। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से था। तो वह इतिहास में क्या था? सबसे महान विजेताओं में से। उसने युद्ध में काफ़ी विजय प्राप्त की थी, जिसके कारण उसकी किस श्रेणी में रखा गया है? सबसे महान विजेताओं की श्रेणी में। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1719 को कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका क्या है? द्वीप है। तो कोर्सिका द्वीप में नेपोलियन का जन्म हुआ था। तो कोर्सिका द्वीप में एक नगर द्वीप है छोटा सा, और उसी में एक शहर में वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट। पिता का क्या नाम था? चार्ल्स बोनापार्ट। एंड माता का क्या नाम था? लेतिजिया रमोलिनो। तो इस तरह से पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था और माता का नाम लेतिजिया रमोलियो था। तो इस तरह से नेपोलियन की जो है ये ब्रीफली परिचय है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांसीसी सेना का सेनापति था। बचपन में ही वह सैनिक एजुकेशन, सैनिक शिक्षा ग्रहण किया था। क्योंकि जो व्यक्ति, कोई भी बालक होता है, उसकी कुछ क्षमताएं होती हैं, उन वे क्षमताएं बचपन में ही दिख जाती हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो सैनिक क्षमता थी, जिस तरह से उसकी रुचि थी, जिस तरह से उसके रुझान थे, उसके माता पिता जो है प्रारंभ में ही उद्देश्य बना लिए थे कि नेपोलियन को सैनिक शिक्षा प्रदान करके सेना में भर्ती कराएंगे, और अपनी क्षमता के बल पर, अपने कौशल के बल पर, अपने प्रतिभा के बल पर वह सेनापति बन जाता है, और इस तरह से इन क्षमताओं का उपयोग करते हुए फ्रांस में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। इसी कड़ी में उसने कई युद्ध किए। चूँकि वो प्रारंभ में ही कहते हैं कि उसके अंदर जो क्षमताएं थीं, उन क्षमताओं के बल पे ही वो सेनापति बना था। अगर क्षमता ना होती तो एक सामान्य सैनिक के रूप में रहता, लेकिन क्षमता के बल पे ही वो किस रूप में प्रतिष्ठित किया? अपने आप को सेनापति के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया, क्योंकि उसके अंदर असीम क्षमता थी, असीम साहस था, असीम धैर्य था, बहुत ही महानतम सेनापतियों में से था। तो इस तरह से अपने क्षमता के बल पे सेनापति का रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करता है। उसने बहुत सारे युद्ध किए थे। उसके युद्धों में सबसे पहले उसने 1804 में सेनापति के रूप में तो आगे कार्य किया ही, इसके पश्चात वह 1804 में फ्रांस का सम्राट बन बैठा। तो 1804 में वो क्या बन बैठा? स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। और इसके पश्चात उसने बहुत सारे युद्ध किए थे। उन युद्धों के संदर्भ में देखेंगे। 1805 में उसने क्या किया था? ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। तो इस तरह से उसकी एक महान उपलब्धि थी। 1805 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया था, बहुत ही महान उपलब्धि इसकी थी। इसके पश्चात उसने अगले वर्ष 1806 ईस्वी में प्रशा को पराजित किया। इस पर विजय प्राप्त की उसने अपनी प्रतिभा और सैनिक क्षमता के बल पर। तो इस तरह से वो शासक के साथ साथ उसके अंदर महान सेनापति के गुण विद्यमान थे, जिसके कारण उसे हमेशा निरंतर सफलता मिल रही थी। उसकी क्षमताओं के कारण ही उसे क्या मिल रही थी? सफलता मिल रही थी। अगर सैनिक कितने भी स्ट्रांग हो, अगर सेनापति अच्छा नहीं होगा, कुशल नहीं होगा,
तो कोई भी विजय प्राप्त करना आसान नहीं होता। इस तरह से कहते हैं कि एक शासक के अंदर सारे गुण होने चाहिए और इन्हीं गुणों के कारण जो है नेपोलियन सफल रहा। आगे इसी कड़ी में बढ़ेंगे हम लोग 1807 ईस्वी में। क्रम लगातार उसका चलता रहा। 1805 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया, इस पर विजय प्राप्त की। 1806 में उसने प्रशा को पराजित किया, ये भी उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके अगले वर्ष 1807 में रूस को पराजित किया, रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को पराजित किया। तो इस तरह से उसने अपनी क्षमता का परिचय दिया, अपने शक्ति का परिचय दिया, अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और इन्हीं क्षमताओं के बल पर वो निरंतर सफलता को प्राप्त करता रहा। तो इस तरह से इसकी ये बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि थी। इन विजयों के पश्चात उसका विश्व में महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। इन युद्धों के कारण ही उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और महान शासकों में से एक बन गया। आगे इसके कड़ी में देखेंगे हम लोग, उसने 1804 में फ्रांस का सम्राट जब बन बैठा था तो 1804 में उसने एक विधि संहिता लाया था, जो उसमें सुधारों की बातें की गई थी। इस संहिता के माध्यम से उसने बहुत सारे सुधार किए। उन सुधारों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसने बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले उसने इसको बोलते हैं नेपोलियन संहिता, जो 1804 में उसने एक कानून पास किया, इसको बोलते हैं नेपोलियन विधि संहिता। कभी कभी इसी को पूछता है नेपोलियन कोड क्या है या नेपोलियन विधि संहिता क्या है, अलग अलग नामों से पूछता है। तो इस तरह से आप जानते रहें कि नेपोलियन संहिता अथवा नेपोलियन कोड अलग अलग तरीके से पूछता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नेपोलियन कोड क्या है, नेपोलियन विधि संहिता क्या है, इस तरह से अलग अलग नाम हैं। या नेपोलियन के कौन कौन से सुधार हैं, तो अलग अलग रूपों में प्रश्न इस तरह से आते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो नेपोलियन कोड के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये कब पास हुआ था? 1804 में। इसमें उसने बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे बदलाव किए, प्रशासनिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्थानीय व्यवस्था के क्षेत्र में। सरकार से संबंधित बहुत सारी समस्याएं सरकार के सम्मुख थी। भ्रष्टाचार से समस्या थी। एजुकेशन में किस तरह से व्यवस्था को ठीक किया जिससे उच्चतम शिक्षा को मजबूत बनाया जाए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में भी उसने बहुत सारे परिवर्तन किए। तो इस तरह से कह सकते हैं विविध क्षेत्रों में उसने सुधार करके इस संहिता के माध्यम से एक प्रकार से फ्रांस में स्थिति को अपने आप को मजबूत किया, देश को गौरव युक्त बनाया। शैक्षिक, प्रशासनिक, स्थानीय, कृषि से रिलेटेड, अधिकारियों से संबंधित, बहुत सारी नियुक्ति से संबंधित अनेक सुधार किए और इन सुधारों के कारण वो सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। तो उनके प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को देखेंगे। उसने प्रशासनिक सुधार किए थे। उसने शासन व्यवस्था को केंद्रीकरण किया था। तो इसको यहाँ पे लर्न करने वाली चीज़ है। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने क्या किया था? शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण किया था। अब केंद्रीकरण के अंतर्गत उसने क्या किया? गांव और शहरों के जो मेयर थे उनकी नियुक्ति अब सीधे केंद्र सरकार के थ्रू होगी। इस तरह से महत्वपूर्ण सुधार था कि गांव एवं शहरों के जो मेयर थे उनकी नियुक्ति किसके आधार पे होगी? सीधे केंद्रीय सरकार के अंडर में होगा, उसके अधीन होगा। तो इस तरह से उसने प्रशासनिक सुधार किए, प्रशासन में केंद्रीकरण की स्थिति को लाया। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले बिंदु में उसने क्या किया? योग्यता के आधार पर नियुक्त की। वह शासक अच्छा माना जाता है, वह व्यवस्था अच्छी मानी जाती है जिसमें योग्यता को तरजीह दी जाती है, योग्यता को स्थान दिया जाता है। व्यक्ति के सगे संबंधी को न देने के बजाय किसको महत्व दिया जाता है? योग्यता को। तो वह संस्था, वह संगठन, वह देश सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे सफल होता है, या वह शासक सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे सफल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसको तरजीह दे रहा है? योग्यता को। तो नेपोलियन ने भी इस व्यवस्था को लागू किया प्रशासनिक क्षेत्र में। उसने योग्यता के आधार पर नियुक्त की।
कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा योग्य होगा उसे प्रशासनिक क्षेत्रों में उच्चतम पद प्रदान किए जाएंगे, जिससे व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। तो इस तरह से उसने योग्यता को महत्वपूर्ण स्थान दे करके योग्यता का आधार बना करके नियुक्तियां शुरू की। सगे संबंधियों से उसने किनारे कर लिया कि सगे संबंधियों की नियुक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। अगर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति होगी प्रशासनिक क्षेत्र में, विविध क्षेत्रों में, तो ऐसे स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था स्ट्रांग होगी और कार्य करना सफल हो जाएगा, शासन करना आसान होगा। जब योग्य व्यक्ति होंगे तो स्वाभाविक है कि सभी कार्य अच्छे होंगे, संगठनात्मक ढांचा मजबूत होगा। तो इस कड़ी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसने करों में एक रूपता लाई। जो विभेद थे, अंतर थे अलग अलग इस क्षेत्र में, करों में जो अंतर पाए जाते थे, संपूर्ण क्षेत्रों में उसने निर्धारण कराया कि किस तरह से कर कितनी मात्रा होना चाहिए और पूरे देश में एक प्रकार की कर प्रणाली को लागू किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सुधार था, करों में एक रूपता लाने का प्रयास। इसी क्रम में आगे है, पेरिस में उसने इंपीरियल विश्वविद्यालय की स्थापना की। उच्चतम शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कड़ी में उसने क्या किया था, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए पेरिस में उसने क्या किया, इंपीरियल विश्वविद्यालय, पेरिस में इंपीरियल विश्वविद्यालय को स्थापित किया। तो इस तरह से उसने माध्यमिक और प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। शैक्षिक व्यवस्थाओं को ध्यान दिया, आवास के संदर्भ में, पाठ्यक्रम के संदर्भ में, शिक्षकों के संदर्भ में विशेष उसने नियम बनाए कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाए, समय समय पर उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तो इस तरह से उसने शिक्षा के क्षेत्र में उसने अनेक सुधार किए, प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हमारा जो आज का टॉपिक था नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। तो नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से अपने क्षमता के बल पे, अपने प्रतिभा के बल पे महान सेनापतियों में से एक माना जाता है और इसी के कारण जो है उसने अपनी क्षमता के बल पे ही उसने 1805 में ऑस्ट्रिया को, 1806 में प्रशा को, 1807 में रूस को पराजित किया। ये उसकी महत्वपूर्ण विजय हैं। उसने जो है लास्ट में ये सारी योग्यताएं हैं, उसके विशिष्ट उपलब्धियां हैं जो नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें उसने अनेक सुधार किए जिसे नेपोलियन बिल या नेपोलियन संहिता के नाम से विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। लास्ट में उसका पतन हो जाता है। 1815 में मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड के द्वारा वह पराजित होता है और गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप का नाम है, यहाँ पे उसे क्या किया जाता है, गिरफ्तार करके निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए रख दिया जाता है। तो वहाँ पे वह रहते हुए निर्वासित जीवन जीते हुए 6 वर्ष पश्चात 5 मई 1821 को उसका जो है मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। किस तरह से वो अपनी क्षमता के बल पे फ्रांस में अपनी स्थिति को मजबूत कराता है और वहाँ पे सेनापति से शासक बन जाता है और अनेक सुधार करता है। और इस तरह से विश्व इतिहास में नेपोलियन अपने प्रतिभा, अपने क्षमता, अपने आकांक्षाओं के बल पे राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने के दम पे वह महान स्थिति को प्राप्त करता है और लास्ट में उसका पतन हो जाता है। तुम्हारा विषय बस यहीं पे समाप्त होता है। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।